हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो एनसीईआरटी हिंदी है उसकी क्लास नंबर 2 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एनसीईआरटी को भी करेंगे और ये क्लासें केवीएस और एचटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने 9वीं क्लास से शुरू की है स्तीज भाग 1। उसका पहला जो पार्ट है 2 बैलों की कथा, उसको हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, जिसके लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे ल्हासा की ओर और ये इसके जो लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यान है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। आपको विधा भी याद होनी चाहिए, क्योंकि विधा से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ल्हासा की ओर है, ये क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। अब पहले पढ़ेंगे हम राहुल जी के बारे में, उसके बाद हम जो है यात्रा वृत्तांत करेंगे। तो इनका जो जन्म है वो 1893 में हुआ था। इनके ननिहाल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ ज़िले में 1893 को किसका? राहुल सांकृत्यान का जन्म हुआ था। और इनका जो पैतृक गांव था वो कनेला था और इनके इनका मूल नाम केदार पांडे था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कल मैंने बताया था मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम, उसको आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो राहुल सांकृत्यान का जो मूल नाम था वो क्या था? केदार पांडे था। 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध ग्रहण कर लिया। 1930 में श्रीलंका जाकर किसने बौद्ध ग्रहण किया था? तो राहुल सांकृत्यान ने। ये प्रश्न बन सकता है। 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए रचनाएं दे रखी हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कम से कम आपको वो रचनाएं तो याद होनी चाहिए जो हमारी एनसीईआरटी में है। तो आपको मैं ये जो रचनाएं दे रखी हैं हमारी 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में, वो सारी यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। इनको आप अच्छे से याद रखना। कौन कौन सी है? राहुल सांकृत्यान की मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। और दर्शन दिग्दर्शन, 20वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर भी राहुल जी ने क्या है 150 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। अब पढ़ते हैं यात्रा वृत्तांत। ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर अंश राहुल की प्रथम यात्रा, राहुल जी की जो प्रथम यात्रा थी तिब्बत यात्रा, उससे लिया गया है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। मैंने जैसा कि बताया उनकी पहली यात्रा थी कौन सी? तिब्बत यात्रा। वहाँ से ये लिया गया है ल्हासा की ओर। ये 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। ये यात्रा कहाँ की थी? 1929-30 की नेपाल के रास्ते की। और उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने क्या किया? ये यात्रा भिकमंगों के छद्म भेष यानी बनावटी भेष में ये यात्रा की थी। और इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने के दुर्गम रास्तों का जो वर्णन है रोचक शैली में किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में क्या है? हमें उस समय के जो तिब्बती समाज है उसके बारे में जानकारी मिलती है। फ्री क्लिंगपॉड, ये क्या है? जगह का नाम है। उसका रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी क्या है सारी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। चाय पीने के लिए वो एक छोड़े हुए जो किला था चीनी, वहाँ पर ठहरे थे। कौन? राहुल जी। और तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था, नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और वहाँ की औरतें भी पर्दा नहीं करती थी। भिकमंगो आएगा यहाँ पर, को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल आराम से घर के अंदर जा सकते थे, चाहे आप अपरिचित ही क्यों ना हो। तब भी क्या है, घर की जो बहू या सास होती थी उनकी अपनी झोली से उनको चाय दे दे तो वो आपको पका कर दे देगी। मक्खन और सोडा दे दीजिए। देखिए मक्खन और सोडा ये दोनों भी वहाँ की चाय में डाले जाते हैं। चाय दे दीजिए और वह चाय चौंडी में कूट कर क्या है उसे दूध वाली चाय के रंग में बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में दे देगी। जब हम वहाँ से निकले तो एक ने राहदारी यानी टैक्स मांगा तो हमने 2 चीटे उसे दे दिए। उसी दिन हम थोडला, ये भी एक जगह का नाम है, थोंगला है यहाँ पर शायद, के पहले आखिरी गांव में पहुँच गए थे। वहाँ
सुमित जी जान पहचान के आदमी थे। कौन? सुमित जी। और 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़े पर सवार होकर आए थे। देखिए 5 साल पहले भी उन्होंने यहाँ पर यात्रा की थी, लेकिन जब वो क्या थे, भद्र यात्री के भेष में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। एक सबसे जो गरीब झोपड़ी थी उसमें उनको रहना पड़ा था। खासकर शाम के समय क्या है, वहाँ के लोग छंग एक प्रकार का क्या है, नशा है, उसे पीकर क्या है, होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, यानी होश आवाज़ में नहीं रहते शाम के टाइम। अब हमें सबसे विकट जो ढांडा थोडला, ये भी एक जगह का नाम है, पार करना था। डांडे जो है तिब्बत की सबसे खतरे वाली जगह थी। तो पूछा जा सकता है कि ल्हासा की ओर में जो वर्णन किया गया है तो सबसे जो खतरे की जगह थी वो कौन सी थी? तो डांडे सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को भी नहीं देखा जा सकता था। डाकुओं के लिए ये अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर भी उतना खर्चा नहीं करती है। वहाँ गवाह भी नहीं मिलते हैं। डकैत पहले आदमी को मार डालता है और फिर बाद में देखता है इसके पास पैसा है या नहीं, और फिर हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ पर लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूकों को लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया और शायद खून की भी उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहाँ वैसी सूरत देखते तो टोपी उतार जीभ निकाल के कुची कुची यानी दया दया। देखिए पूछा जा सकता है कुची कुची का मतलब क्या है? दया दया, 1 पैसा कहते और भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पर सामान लाद कर चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि सुमित, पीछे मैंने शायद सुमित लिख दिया है, तो उनका नाम सुमति था। सुमति से कहा है कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े, देखिए इस जगह का नाम भी आप याद रखेंगे, 2 क्या है, घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हमने घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और फिर क्या, दोपहर के वक्त डांडे से ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम और हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ पर बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। किस से सजाया गया था? पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल पड़े। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह क्या है, बहुत पिछड़ गया था और मैं दोन कविस्तों की तरह अपने घोड़े पर घूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला। कितना चला? मील 1.5 मील चला। और आगे एक घर में पूछने से पता चला कि
लंकोर का जो रास्ता है वो दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील घर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय गर्म कर ली। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, यानी सुमति क्या था, मंगोल था। कौन? सुमति मंगोल था। उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मागर्म थुक्पा मिला और अब हम तिंडरी के विशाल मैदान में थे। कहाँ थे? तिंडरी के विशाल मैदान में, जो पहाड़ों से घिरे टापू सा मालूम होता था। क्या मालूम होता था? टापू सा, जिसमें दूर एक छोटी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम क्या था? तेंड्री समाधि गिरी। क्या नाम था? तेंड्री समाधि गिरी पूछा जा सकता है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमान के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया और दूसरे ही दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने क्या किया, पीठ पर अपनी जो चीज़ें थी वो लादी और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंडरी में ही थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत ही अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। कहाँ बटी थी? जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरदारों का ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में था। किसके हाथ में था? मठों के हाथों में था। और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार जो था कुछ खेती खुद भी करता था, और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर है जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। देखिए, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है KVS में कि कितनी पोथियाँ थी हस्तलिखित? 103। मेरा आसन भी वहीं लगा था और वहाँ पर बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी एक एक पोथी 15-15 शेर। कितने? 15-15 शेर से कम नहीं रही थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए।
मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिमरी गांव था, वो वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर लाद दिया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर हम चल पड़े। तो ये थी लहासा की और हमारा यात्रा वृत्तांत। ऐसे ही हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।